नमस्कार, मैं हूं सूरज चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में आपके सामने हम मुद्दा लेकर आए हैं मोदी सरकार के 3 साल का जो एजेंडा था वो तो हमने आपके सामने कल रखा कि मोदी सरकार के 3 साल पर आपका क्या कहना है। आज हम आपको पूछ रहे हैं कि मोदी सरकार के बचे हुए 2 साल में क्या एजेंडा होना चाहिए, क्या आप चाहते हैं, क्या प्राथमिकता आपकी है और क्या प्राथमिकता इस देश के सरकार की होनी चाहिए। कॉल करिए, बताइए। आप हमारे सोशल मीडिया के तमाम हैंडल पर भी आपकी बात को रख सकते हैं, जिसको हम विदाउट एडिट सीधे स्क्रीन पर दिखाएंगे। पहले विस्तार से मुद्दे को देखते हैं। मोदी सरकार के 2 साल बचे हैं, लेकिन सरकार के सामने कई चुनौतियां खड़ी हैं। ये चुनौतियां सरकार और देश दोनों के लिए अहम हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि बाकी बचे 2 साल में मोदी सरकार का क्या एजेंडा रहेगा। मोदी को न केवल 2019 बल्कि उसके आगे भी अपनी सरकार के बारे में सोचना होगा। प्रधानमंत्री मोदी की चुनौती सबका साथ सबका विकास, इस नारे को हकीकत में बदलना है। इस चुनौती से निपटने के लिए उन्होंने पूरे समाज में, खास तौर से प्रमुख समूहों जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग, दलित, मुस्लिम और महिलाओं से विमर्श की एक नायब प्रक्रिया अपनाई है। हर महीने इसके साथ ही उन्होंने इन वर्गों के सामाजिक आर्थिक उन्नयन के लिए ठोस कदम भी उठाए हैं। आज समाज के सभी वर्गों को ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार उनके हितों के लिए काम कर रही है। ये भरोसा सरकार को वो लंबा कार्यकाल देगा जो यथास्थित विवाद को तोड़ सामाजिक पुनर्निर्माण की चुनौती के लिए जरूरी है। अच्छे दिन लाने और विदेशों से काला धन लाकर लोगों के बैंक खातों में जमा करने को अभी भी मोदी के समक्ष एक चुनौती के रूप में पेश किया जाता है। इन दोनों मुद्दों पर नेताओं, बुद्धिजीवियों और मीडिया का एक वर्ग अक्सर मोदी का उपहास करते देखा जाता है। इन लोगों के अच्छे दिन का तो पता नहीं, लेकिन संभवतः जनता ये महसूस करने लगी है कि पहले से कुछ तो फर्क है। मोदी सरकार के बचे 2 सालों में पूर्व घोषित योजनाओं को जमीन पर लागू करने, पाकिस्तान कश्मीर संबंधी रणनीति को धार देने, नक्सलवाद से निपटने, अनेक लंबित राजनीतिक, चुनावी और आर्थिक सुधार करने की चुनौती अभी भी है। इसके अलावा रोजगार के नए अवसर पैदा करने, काले धन और भ्रष्टाचार पर और कसकर लगाम लगाने, विकास की गति तेज करने और बीजेपी की उपस्थिति दक्षिण भारत और उत्तर पूर्व के राज्यों में बढ़ाने की भी चुनौती है। क्या प्रधानमंत्री मोदी इन गंभीर चुनौतियों से सफलतापूर्वक निपट पाएंगे? अब देखना होगा कि आने वाले 2 सालों में मोदी सरकार कैसे इन चुनौतियों का सामना करेगी। आज भी हमने किसी भी दल के किसी नेता को, प्रवक्ता को नहीं बुलाया। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान की जनता जो इस देश का असली मालिक है वो अपनी बात को कहे, सरकार को बताए कि ये मैं चाहता हूं, और वो बात मीडिया, एक जागरूक राष्ट्रवादी मीडिया के नाते हम सरकार तक पहुंचा। और इसलिए आज हम किसी पॉलिटिकल व्यक्ति को इस शो में नहीं बुला रहे। सीधे आप कॉल करिए, आपकी बात को रखिए। स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं। ये शो आप हमारी वेबसाइट sudarshannews.com पर भी लाइव देख सकते हैं, जिसे आप मोबाइल पर, टैब पर, लैपटॉप पर या किसी भी डिवाइस पर जिसमें इंटरनेट है, इस पर ये उपलब्ध है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद जी। ये 2 साल में के कार्यक्रम में देश में एकता बढ़े, इसके लिए हिंदू एसटी को दलितों व ऊंची जातियां बांटने के लिए रामचरितमानस की एक पंक्ति, शूद्र गंवार ढोर पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी में ताड़न शब्द को पीटने वाला बताया, ताकि पशु नारी हिंदू एसटी को पीटने के लिए की बात हो। जबकि ताड़न शब्द का ताड़न एक अवधि शब्द है, इसका अर्थ जानकारी देना है। आज भी आम भाषा में ये कहा जाता है क्या खड़े खड़े ताड़ा है, क्या खड़े खड़े जानकारी ले रहा है। जबकि उधर मुस्लिम मजहब बुक में गला काटने की बात है, जबकि संविधान में जीने का अधिकार है और संविधान विरोधी मुस्लिम मजहब बुक पर सब है। चलिए, धन्यवाद। इतनी लंबी बात मत कहिए और बात ध्यान से शांतिपूर्वक कहिए। जो बात आपने कही, जो इतिहास का विकृतीकरण हुआ है, या हमारे पुराने ग्रंथों में भी कुछ तोड़ मरोड़ कर कुछ शब्दों को लोगों के सामने रखा जाता है, उस विषय पर भी काम होना जरूरी है, क्योंकि उसके आधार पर जीवन शैली जीने वाले, आस्था रखने वाले लाखों करोड़ों लोग हिंदुस्तान में हैं। इसलिए स्कॉलर की बात का यह महत्व निश्चित तौर पर सरकार के लिए प्राथमिकता का मुद्दा है। अगले कॉलर। जय हिंद। मैं सुधांशु श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। बोलिए। अयोध्या से। हाँ। मैं ये चाहता हूँ कि धारा 370 मोदी सरकार को खत्म करनी चाहिए और जो इन सेपरेटिस्ट को फंडिंग हो रही है वो एकदम बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद।
भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख एजेंडे में प्रमुखता का जो मुद्दा है उसमें धारा 370 है और राज्यसभा में बहुमत की आवश्यकता जो भाजपा को है वो अगले साल अप्रैल तक पूरी हो जाएगी। और मुझे लगता है जैसे कि उनके कई नेता खास करके सुब्रमण्यम स्वामी जब कहते हैं कि ऐसा हम करेंगे तो निश्चित तौर पर ये करना और इसकी अपेक्षा रखना देशवासियों का बिल्कुल ही सही कदम है। अगले कॉलर। जय हिंद। सूरत से स्वदेश नारायण बोलता हूँ। बोलिए। मोदी सरकार को अगले 2 सालों में एक स्कीम लानी चाहिए गरीबों के लिए, दलितों के लिए। डेली मतलब हर महीने सैलरी मिलनी चाहिए 1500 रुपए। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं, उनकी बात सुनते हैं। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद। सरकार ने अपने देश के मिलिट्री के बारे में सोचना चाहिए, उनकी पूरी फैसिलिटी, उनके बच्चों का पढ़ाई के बारे में और उनके फ्यूचर के बारे में सबसे ज्यादा ध्यान उस पर देना चाहिए। धन्यवाद। मोदी सरकार के आने के बाद सैनिकों के प्रति क्योंकि राष्ट्रवाद इतना बड़ा है कि सैनिकों के प्रति लोगों के मन में लगाव और ज्यादा हो गया है और इसलिए उनकी हर छोटी मोटी चीज की जरूरत सरकार देखे, पूरा करे, ये भावना भी बढ़ना स्वाभाविक है और इसलिए इसकी मांग होना भी उतना ही स्वाभाविक है। सरकार इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए तो देख रही है, लेकिन ये भी मांग आपकी सरकार तक पहुंचने लायक निश्चित है। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। सुरेश भाई राम राम। राम राम। बोलिए। ये कहना चाह रहा कि जो देश का दुनिया का सबसे विश्वसनीय चैनल है सुदर्शन न्यूज, और मैं इस पर ये कहना चाह रहा कि नरेंद्र भाई मोदी को जो है 3 साल में कार्य करते करते एक बात तो पता चली गई होगी कि कांग्रेस की घुसपैठ भाजपा में भी कितने अंदर तक है। नरेंद्र भाई मोदी है जो गरीबों के नाम के मरते भरते फिर रहे, कहीं कहीं से गरीबों के दलितों के नाम का उगरते चल रहे और उनके खिलाफ इतना तगड़ा षड्यंत्र चला जा रहा। और जो और तो और अरुण जेटली जैसे जो नेता है वे कह रहे कि राहुल जी की नीति बढ़िया थी, जो दलितों को लूट रहे थे, घोटाले कर रहे थे। तो नरेंद्र भाई मोदी को सबसे पहले तो जो या कांग्रेस की घुसपैठ है इसका इलाज करना चाह भाजपा में और उसके बाद जो है और आगे काम करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बड़ी बात आपने कही है और मोदी जी ने चुनाव के पहले खुद कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत की वो बात करे। कांग्रेस एक प्रवृत्ति के नाते स्कॉलर ने बात बताई है जो कि पार्टी छोड़ने के बाद भी या सत्ता में जो बाबू है, कई न्यायपालिका से लेके तमाम सारे क्षेत्रों में, मीडिया से लेके सब जगह पर जो घुसपैठ है वो घुसपैठ निश्चित तौर पर राष्ट्रीय एजेंडा इंप्लीमेंट करने में, लागू करने में बाधा उत्पन्न करती है और इसलिए इसका भी ध्यान रखना, यह सजेशन भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद। गौतम चंद बात कर रहा हूँ चेन्नई से। बोलिए। सबसे पहले प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदुस्तान को इतनी शान शौकत से आगे बढ़ाया है जिसके लिए मैं, मेरी वाइफ की उम्र भी प्रधानमंत्री को लग जाए, ऐसा प्रधानमंत्री हमारा बना है जिससे हमारा गौरव बढ़ा है। विपक्ष खाली बकबक करने के अलावा और कुछ नहीं करती है। 3 साल में विपक्ष ने जनता के लिए क्या किया? बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। हमने कहा है कि कल हम एजेंडे मोदी सरकार के 3 साल का विश्लेषण कर चुके, आज हमने बताना है कि आगे क्या। अगले कॉलर। जय हिंद। मेरा मोदी जी से ये कहना था सर कि जब तक भारत में लोग साक्षर नहीं होंगे स्वच्छता नहीं आ सकती है। और हमारे देश के जो, मैं खुद भी भूतपूर्व सैनिक हूँ, जब तक हमारे हाथ बंधे रहेंगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो भारत के सैनिक का हाथ खोल दो और देश में साक्षरता को बढ़ावा दो तो स्वच्छता अपनी आप आ जाएगी। बिल्कुल, धन्यवाद। इस विषय पर जो काम हो रहा है उसको गति देना या सैनिकों की विभिन्न क्षेत्रों में इन्वॉल्वमेंट लेना, हमने भी एक सजेशन बनाई थी कई सैनिकों के साथ बात करके, सैनिक संगठनों के साथ बात करके कि देश की जो असुरक्षित सीमाएं, खास करके पाकिस्तान के साथ लगी हुई जो सीमाएं, उसके क्षेत्र में भारत के पूर्व सैनिकों को बैठाया जाए, उनको बसाया जाए, वहाँ पर बड़े पैमाने पर कॉलोनी बनाई जाए। कम से कम वो कॉलोनी की भविष्य इतना देखा जाए कि आज जो सैनिक वहाँ पर बसेंगे उनके बेटे और उनकी शिक्षा और उनको होने वाले बेटे बच्चे, उनकी शिक्षा भी वहां पर हो सके। इतना लंबा विजन, कम से कम 3 पीढ़ियों का सोचकर अगर यह किया जाता है तो उसका भी बहुत बड़ा असर देश की सुरक्षा पर हो सकता है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए।
मैं चाहता हूं सर, जैसे कोई भी व्यक्ति हमारे राष्ट्र के बारे में एकदम विरोध में राष्ट्र विरोधी बातें कर जाता है और इसके लिए सरकार ने कोई कानून नहीं बनाया, हिंदुस्तान को कुछ भी बोल देता है, प्रधानमंत्री को कुछ भी बोल देता है और कोई कानून नहीं है। तो मैं चाहता हूं मोदी सरकार से, वो सत्ता में है तो अब ऐसा कानून लाएं कि राष्ट्र विरोधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो असहिष्णुता की बात करते करते लोग इतने खुद असहिष्णु हो गए हैं कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ तो छोड़िए, देश के खिलाफ भी बोलने लगे हैं। और ऐसा बोलना केवल हमारा बोलने का अधिकार है, हम कानून के तहत ऐसा बोल रहे हैं, संविधान हमको बोलने का अधिकार देता है। स्पीच ऑफ फ्रीडम की बात करने वाले लोगों को भी नकेल कसना जरूरी है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तथ्यों के आधार पर होते रहे, वो किसी भी स्तर तक जा सकते हैं, बस नैतिकता के आधार पर होनी चाहिए। लेकिन देश विरोधी बात बोलने वाले को निश्चित तौर पर लगाम लगानी जरूरी है। ये अच्छी सजेशन है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। जय हिंद सर। जय हिंद। आप लाइव में जुड़ चुके हैं, बोलिए। सर मैं ये कह रहा हूँ तो है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है हमारे देश के लिए जो है इतने अच्छे काम कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। जय हिंद। चलिए, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। कॉल कनेक्ट होते ही सीधे बात करना शुरू करिए। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। हाँ, ये आपकी पार्टी में, बीजेपी पार्टी में जो कांग्रेसीकरण हो रहा सर, एक बात तो ये है। बिल्कुल, धन्यवाद। एक बात को रिपीट मत करिए, तमाम और भी कई मुद्दे हैं जिसको आप कह सकते हैं, इसलिए किसी कॉलर ने जो पहले बात रखी है उसको दोबारा मत रिपीट करिए। 2 साल का एजेंडा क्या हो, ये जब हमने सवाल सुदर्शन के दर्शकों को पूछा अपने सोशल मीडिया के द्वारा, तो आप लोगों ने अब तक हमको क्या भेजा है, इसको भी हम आपको दिखाते हैं। मोदी सरकार के लिए अभी 2 साल का समय बचा है। ऐसे में सरकार के कई वादे अभी भी पूरे नहीं हुए हैं। ऐसे में बचे हुए मुद्दों को तेजी से पूरा करना होगा, क्योंकि ये लोग मोदी सरकार से सभी मुद्दों को सुलझाने की उम्मीद रखते हैं। मोदी सरकार के लिए बचे हुए 2 साल में सबसे बड़ा एजेंडा होना चाहिए अयोध्या में राम मंदिर, क्योंकि लोकसभा चुनाव के वक्त बीजेपी ने कहा था कि राम मंदिर आस्था का प्रश्न है और मंदिर किसी भी हालत में बनना चाहिए। वहीं अगला एजेंडा सरकार का सबसे महत्वपूर्ण है देश में कॉमन सिविल कोड लागू करना। सरकार ने शुरू में कॉमन सिविल कोड लागू करने की ओर कदम जरूर बढ़ाए, लेकिन उस पर तेजी से काम नहीं हुआ। ऐसे में सरकार को कॉमन सिविल कोड पर तेजी से काम करना होगा, क्योंकि कॉमन सिविल कोड ही सबका साथ सबका विकास मोदी जी के सपने को पूरा करेगा। इसके बाद सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है धारा 370 कश्मीर से हटाने की। सरकार को धारा 370 पर विशेषज्ञों की राय लेकर आगे बढ़ना होगा। जब तक कश्मीर में धारा 370 का तोड़ नहीं ढूंढा जाएगा, तब तक कश्मीर समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी। ऐसे में सरकार को कश्मीर समस्या के हल के लिए तेजी से आगे बढ़ना होगा। अब सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर होना चाहिए कि भारत में कैसे कट्टरता को रोका जाए, क्योंकि ये कट्टरता ही भारत को आतंकवाद की ओर ढकेल रही है। ऐसे में सरकार को उन कट्टर खानों की फैक्ट्रियों को सख्ती से बंद कराना होगा जो वैचारिक रूप से युवाओं को कट्टरता की ओर ढकेल रही हैं। सरकार को रोजगार के बारे में सबसे पहले कदम उठाने होंगे, क्योंकि आने वाले वक्त में रोजगार मुख्य मुद्दा होने वाला है। वहीं सरकार को तेजी से मेक इन इंडिया के जरिए कारखानों में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना होगा। इससे न सिर्फ अर्थव्यवस्था में बूस्ट आएगा, बल्कि रोजगार भी पैदा होंगे। वहीं सरकार को ऐसे एनजीओ और संस्थाओं पर नकेल कसनी होगी जो देश की संस्कृति और संस्कारों को बदनाम करने में लगे हुए हैं। देश में बढ़ती धर्म परिवर्तन की वारदातों को रोकना होगा, क्योंकि कई संगठन सामाजिक न्याय और रोजगार देने के नाम पर आदिवासियों का धर्म परिवर्तन करने में लगे हुए हैं। कई संगठन भारत की संस्कृति और उसकी मान्यताओं पर हमला कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सरकार पहचाने और इन्हें न्याय के कटघरे में खड़ा करे। वही सरकार ने गोरक्षा के लिए कत्लखानों पर बैन लगाने की बात की है। एनजीटी ने काटने के लिए पशुओं को खरीदने पर बैन लगाने की बात की है। इससे देश का गोवंश बच जाएगा और देश की समृद्ध संस्कृति को बचाया जा सकेगा। सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर किसानों को उनकी आय दोगुनी करने के लिए तेजी से आगे आना होगा, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री किसानों की आय को दोगुना करने की बात कह चुके हैं। वहीं सरकार को देश की संस्कृति पर हमला करने वाले शिक्षण संस्थानों पर कड़ी नजर रखनी होगी। वहीं सरकार के एजेंडे में इतिहास का पुनर्लेखन सबसे बड़े कार्यों में होना चाहिए।
क्योंकि गलत लिखा हुआ इतिहास ही हमें अभी तक पढ़ाया जा रहा है। इससे हमारे युवा समझते हैं कि हमारा इतिहास तो गौरवशाली रहा ही नहीं। सरकार को भारत के उन समृद्ध चिन्हों को भारत लाना होगा जो हमारी ऐतिहासिक धरोहरों को वापस लाने का कार्य शुरू किया है। इससे देश के गौरवशाली इतिहास के दर्शन दुनिया के सामने प्रस्तुत किए जा सकते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ जी, नमस्कार जी। बोलिए। आज देश के अंदर देशद्रोहियों के खिलाफ, अलगाववादियों के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत है। कानून को सख्त करने की जरूरत है। घाटी में जो जहर फैला रहे हैं उनको देश से बाहर करिए, पत्थरबाजों को देश से बाहर करिए। ये भाड़े के टट्टू हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और हर 5 साल में एक बार नोटबंदी होनी चाहिए ताकि काला बाजारी ना हो और विपक्ष के नेताओं के धुएं निकलते रहें। और मोदी, चलिए एक बताइए। तमाम कॉलर, हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान बात करना सीखे, बोलना सीखे, टीवी पर आम आदमी अपनी बात करना सीखे, क्योंकि भले ही हिंदुस्तान में 800 चैनल हो, 400 न्यूज चैनल हो, उसमें से 20-25 नेशनल न्यूज चैनल हो, इंग्लिश चैनल मिलके अगर हम बात करें तो ये तमाम चैनलों में केवल आपको पूरे देश भर में केवल 600 लोग दिखेंगे जो अपनी बात रखते हैं, और नेशनल चैनलों में केवल आपको 125 लोग देखेंगे जो किसी भी चैनल बदलो बोलने वाले वही लोग रहेंगे। हम चाहते 125 करोड़ के हिंदुस्तानी, आम हिंदुस्तानी अपनी बात को रखे, और इसलिए इस कार्यक्रम को हम दर्शकों के साथ लाइव करते। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते, ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास बोलते। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बहुत बड़े पैमाने पर इतने कॉल आज हमारे पास है, सोशल मीडिया पर भी तमाम लोग अपनी बात को रख रहे हैं, और क्या हो मोदी सरकार का अगला 2 साल का एजेंडा, इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया को भेज रहे। आप भी भेज सकते हैं। बचे हुए समय में हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी बात को कहे। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। देश के औद्योगिक क्षेत्र में कबाड़ियों का आतंक अत्यधिक बढ़ गया है, जिसकी वजह से किसी भी कंपनी का जो विकास है वो विकास नहीं हो रहा, उसकी दक्षता भी कम हो जा रही है। हाँ। और यहाँ तक कि अब तो गांव की महिलाएं और बच्चे भी चलती ट्रेन से कोयला उतारना से लेकर के केबिल चोरी करना, ये सब कामों में एकदम संलग्न है, और दिन रात 24 घंटा संलग्न है, जिससे औद्योगिक क्षेत्र की दक्षता भी कम हो रही है। और इसके लिए एक विशेष नीति होनी चाहिए कबाड़ियों के लिए कि वो कहाँ से क्या सामान खरीद सकते हैं। वो चोरी का सामान अधिक खरीदते हैं, और वेंडर जो कंपनियां जो सामान बेचती हैं उससे कम खरीदते हैं। बिल्कुल, वो 2 मुद्दे, हालांकि मैं इन दोनों मुद्दों को अलग अलग करके देखूंगा। ये औद्योगिक क्षेत्र में होने वाली चोरी, या खास करके रेलवे, या ये आप तो देहातों की, गाँव की बात करें, दिल्ली में जो मेट्रो चलती है, जो कि मतलब विश्व विख्यात है, वर्ल्ड क्लास है, और इतनी सुरक्षित मानी जाती है, उसके अंदर सफर करना भी सुरक्षित है। लेकिन क्या आपको पता है, दिल्ली की मेट्रो जब रात में बंद होती है तब उसकी भी केबल चोरी के तमाम कई किस्से, घटनाएं दिल्ली में हो चुकी है। ये बात केवल कुछ व्यक्ति तक नहीं, ये राष्ट्रीय चरित्र का मुद्दा है। देश का राष्ट्रीय चरित्र क्या है, समाज का राष्ट्रीय चरित्र क्या है, वो बनाना चाहिए। हालांकि पिछले 3 सालों में लोगों के व्यवहार में, उसके द्वारा चरित्र में बदलाव तो आया है, लेकिन अब भी समूचे हिंदुस्तान का एक राष्ट्रीय चरित्र, और ये देश मेरा है, और इससे मुझे केवल अपना अधिकार नहीं चाहिए बल्कि मुझे अपना कर्तव्य भी इसके लिए पूरा करना है। ये भावना इस देशवासियों में लाना सबसे बड़ी जरूरत है। और सुदर्शन तो हमेशा इसी विषय पर पिछले 12 साल से काम कर रहा है, 11.5 साल से काम कर रहा है। हम कहते हैं कि ये देश मेरा है और उसके प्रति मेरा कोई कर्तव्य है, ये भावना हर हिंदुस्तानी में आए। इसलिए इस कॉलर की इस बात को भी सरकारी प्रचार सामग्री के द्वारा और सरकार के लोगों के द्वारा खुद के व्यवहार से ये स्थापित करना जरूरी है। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ जी, मैं आपकी मुहिम में जुड़ना चाहता हूँ। आपका ये कहना है कि हर नेता और हर
उद्योगपति का कम से कम एक मेंबर आर्मी में होना चाहिए। मैंने आपको सुना है। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ ये हिंदुस्तान के हर घर का एक व्यक्ति होना चाहिए, और वो स्कूल में जाए उसके पहले उसकी शुरुआत वहाँ होनी चाहिए, फिर जब वो कॉलेज में जाए तो वहाँ होनी चाहिए, और पूरा शिक्षा लेने के बाद वो सेना में कम से कम 1 साल वहाँ सर्विस देना ज़रूरी है। राहुल गांधी वहाँ सर्विस दे चुके होते तो आज क्या होते, और इस देश का अंबानी का बेटा भी वहाँ पर सर्विस देगा तो उसका भी इस देश की सेना, समाज और राष्ट्र के प्रति क्या सोच और रुख होगा हम समझ सकते हैं। इसलिए ये सब के लिए मैं कहता आया हूं, आपने मेरे इस बात को याद करके समर्थन दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं, और सरकार तक ये बात हम हमेशा पहुंचाते रहेंगे आगे भी। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए क्या कहना है। जय हिंद। हाँ, मैं चाहती हूँ अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि अपने देश से आरक्षण खत्म हो, ताकि हमारे देश के हर एक युवा वर्ग को अपने काम, अपने पढ़ाई में ध्यान लगा करके और वो अपने दम पर मतलब आगे बढ़ सके। बिल्कुल, आरक्षण कुछ वर्ग के लिए जरूरी है, आरक्षण अधूरा बात करके समाधान होने वाला मुद्दा नहीं है, और इसलिए आरक्षण का आधार जातिगत के बजाय आर्थिक हो, ये मांग बड़े पैमाने पर समाज में उठ रही है, और ये बात सरकार तक विभिन्न माध्यमों से पहुंच भी रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार या कोई भी सरकार इस समय इस विषय पर कोई बात करने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि इसका गलत प्रचार किया जाता है। जब भी आरक्षण की बात उठती है तो उस बात को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, दंगे करके, दंगे के द्वारा दलित विरोधी छवि पार्टी की बना के ऐसा माहौल लगातार बनाए रखने की कोशिश है जिससे कि ऐसे किसी निर्णय तक सरकार नहीं पहुंचे। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए। जयराम जी की सर, अजय तिवारी बोल रहा हूँ ललितपुर जिला से। हाँ। मेरा प्रश्न सरकार से यह है कि ये बड़े भ्रष्टाचार की तो सरकार बात करती है, 5,000 10,000 या इससे अधिकतम भ्रष्टाचार की तो बात होती है, सरकार छोटे भ्रष्टाचार पर कब ध्यान देगी? जैसे 100 रुपए 50 रुपए जब बाबू जो ले लेता है विभाग में, इस पर विचार कब होगा? बहुत अच्छी बात आपने कही है। मेरा इस पे अलग मानना है। मेरा मानना है कि गंगोत्री पहले साफ होनी चाहिए। अब तक क्या होता रहा है, दिल्ली मतलब गंगोत्री भी गंदी थी और नीचे तो प्रवाह गंदा जाना ही था। चपरासी जब देखता है कि बड़े बड़े लोग जब भ्रष्टाचार करते हैं तो वो भी करता है, वो भी नहीं छोड़ता, वो भी एक फाइल को इधर से उधर लेके जाने या किसी कैबिन में किसी अधिकारी बाबू के पास आपको जाने के लिए भी उसको पैसे देने पड़ते हैं। ये राष्ट्रीय चरित्र का मुद्दा है जो थोड़ी देर पहले मैंने चोरी के बारे में बताया था। भ्रष्टाचार भी वही एक मुद्दा है, और इसलिए मोदी जी ने पिछले 3 साल में ये करके दिखाया कि उनके सरकार के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का आरोप विपक्ष भी नहीं लगा पाया। ऐसे में दिल्ली तो साफ सुथरी हुई है। आपको पता है, हम लोग तो दिल्ली में रहते, हम देखते हैं कि पहले यहाँ पर जो क्लब होते थे, गोल्फ क्लब होते थे, तमाम जो कॉफी शॉप होते थे 5 स्टार होटलों के, यहाँ पर दलालों की लाइन लगी रहती थी और घंटों बैठकर वो तमाम ऐसे डीले करते थे, लोगों को लूटते थे। कई लोगों ने दिल्ली छोड़ी है, उनको दूसरे राज्यों में जाना पड़ा है जहां पर ये कर सकते हैं। ऐसे लाइजनर या दलाल लोगों को दिल्ली से तो इन्होंने भगाया है, भ्रष्टाचार पे रोक लगाई। लेकिन जो बात आपका कहना है कि नीचे तक उसका परिणाम हो, तो मुझे लगता है कि जब ऊपर से इतनी कठोर शुरुआत होगी तो निश्चित तौर पर ये नीचे भी जाएगा। ये भी एक राष्ट्रीय चरित्र का मुद्दा है। छोटे से ब्रेक के लिए रोकते, ब्रेक के बाद आएंगे बिंदास मोर्चा। चलिए कॉलर के पास चलते हैं जल्दी जल्दी। कई लोग अपनी बात को कहना चाहते हैं, कम शब्दों में आपने नए मुद्दे को रखे। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए। सर, हाँ सर मेरा मानना यह है, मैं आज कुछ आपके चैनल के जरिए से सरकार को कुछ मैं संबोधन करना चाहूंगा कि आग जब लगती है तो आग की जड़ों पे पानी डाला जाता है, ना कि लपटों पे, बिल्कुल आग को बुझाने के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा आग की लपटों से थोड़ा सा अलग है। आतंकवाद को जैसे आर्मी सफाया कर रही है वैसे करते रहे, लेकिन मैं
बात ये है कि जरूरी ये है कि जो आतंकवाद को पैदा करते हैं उनको जड़ से खत्म करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत अच्छी बात आपने कही है कि आखिर आतंकवादी पैदा कहाँ से होता है, आतंकवादी सोच कहाँ से पैदा होती है, कहाँ से पनपती है, कहाँ फलती फूलती है, कहाँ उसके जड़ों में लोग खाद डालते हैं, उसको मजबूत करते हैं, इस पर भी काम होना जरूरी है। और ये काम मुझे लगता है कुछ तो हो रहा है, लेकिन इसको और गति देने की जरूरत है। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ, हेलो, बोलिए। हाँ सर, हम मुजफ्फरपुर बिहार से बोल रहे हैं। बोलिए। मेरा सर, मैं भारत बयान में सर्विस करता हूँ। भारत बयान से 2000 से स्थिति खराब, उसके लिए मोदी सरकार क्या कर रहे हैं? चलिए, धन्यवाद। हम कह रहे हैं कि अगले सालों का एजेंडा, देश का एजेंडा क्या हो। अपने अपने क्षेत्र में तो कई प्रकार की समस्या है ही, हम पूरे देश की बात करें। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपका? सर, हाँ सर, ये जो मेरी समस्या ये है कि जो आजकल की सड़कें बनाई जा रही हैं, जो सर सड़कें बनाई जाती हैं, टेंडर लोग लेते हैं तो लगातार 2-4 महीने चलने के बाद में रिजेक्ट हो जाती हैं। इसी के ऊपर बोलना है। बोलते रहिए लगातार। सर, तो इस पर कुछ आप ऐसी कार्रवाई या उनके पास मैसेज दीजिए कि ये जैसे प्रधानमंत्री जी ग्राम सड़क योजनाएं बनती हैं, 20% ठेका उठाने के बाद में सब पैसे देते हैं लोग, तो इस पर होनी चाहिए कि लगभग इस पर पूरी पैसे ना दे करके सही सड़कें बनने, बाद में आप उसको पैसा पेमेंट करिए। चलिए, धन्यवाद। अनियमितताएं जो है उस पर भी काम होना जरूरी है। हालांकि पिछले बार कई हजार कॉन्ट्रैक्टर के साथ लीगल डिस्प्यूट चल रहा था सरकार का और विभिन्न एजेंसियों का। 2 एजेंसियां आपस में लड़ रही थी। इस सरकार ने इसके लिए कॉमन पूल बनाया। खास करके जब आप बात करें रेलवे ट्रैक से कई ब्रिज जा रहा है ऊपर से, तो भी रेलवे मंजूरी देने में कई महीने और सालों लगाती थी और इस कारण सड़क नहीं बन पाती थी। लेकिन नितिन गडकरी ने रेलवे और तमाम ऐसे आने वाले विभिन्न विभागों के ऊपर समन्वय का एक ऐसा पुल बनाया जिससे कि अब ये विषय आपस में नहीं लटकते। लेकिन अगर अन्य प्रकार के भी कोई लिटिगेशन है तो उसको भी प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। सर, कश्मीर के अंदर ये जो पत्थरबाजी कर रहे हैं लोग, क्यों न हिंदुस्तान के नौजवानों को कश्मीर भेजा जाए और पत्थरबाजों से उनका माकूल जवाब दिया जाए। हमारी सेना के जवान मर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं उनके लिए? हम उन्हें क्यों छोड़ रहे हैं? धन्यवाद। इस देश के जवान तो हमारे युवा कहीं पर भी देश के लिए जाने को तैयार है ही, लेकिन जो भी भारत सरकार की रणनीति के आधार पर हमारी मजबूत सेना इस विषय को डील कर रही है, मुझे लगता है कि सही दिशा में आगे बढ़ने की स्थिति है। जब हम यहाँ पर बात करते हैं, देखते हैं, एक क्योंकि ये इंटरनेशनली भी इस चीज़ का कोई गलत संदेश नहीं जाना चाहिए। सरकार का रुख उस दिशा में है, लेकिन देश की तैयारी होना और लड़ने मरने मिटने की देश के लिए तैयारी होना अच्छा संदेश है। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो। बोलिए। हेलो, जय हिंद सर। हाँ सर, हमने बीजेपी को सर बड़ी उम्मीदों से वोट दिए थे सर, पर ना तो राम अगले 2 साल के लिए आप क्या एजेंडा चाहते हैं? सरकार के कामकाज पर हम कल बात कर चुके हैं। अगले 2 साल सरकार क्या करे ऐसा आप चाहते हैं? सर, हम चाहते हैं सर बीजेपी सर कुछ टफ डिसीजन ले सर। राम मंदिर का है, कश्मीर का मुद्दा सर, 370 का एक बताइए। ये सारे मुद्दे आप बताएंगे तो बाकी कॉलर क्या बताएंगे? राम मंदिर के मुद्दे पर भी, क्योंकि अब तक ये मुद्दा किसी कॉलर ने नहीं बोला था, लेकिन इस मुद्दे के बगैर ये कार्यक्रम पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि इस पार्टी ने इसकी कमिटमेंट की है और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए जब अड़चन बताई जाती थी कि यूपी में दूसरे दल की सरकार है, अब वो भी सॉल्व हो गई है। अब पहले अड़चन बताई जाती थी कि राज्यसभा में बहुमत नहीं है, तो अब वो भी करीब करीब दूर हो गई है। और मुझे लगता है कि अब कुछ भी करके सरकार को इसी टर्म में ये मंदिर पूरा करना होगा। ये जनता का जन दबाव इस सरकार पर है और सरकार विभिन्न मार्गों से इसके लिए प्रयास करती हुई दिख रही है, लेकिन केवल दिखकर नहीं चलेगा, वहाँ मंदिर खड़ा होना चाहिए। और मुझे लगता है कि देश की जनता की ये मांग, उसकी भावना, उसकी आस्था इस सरकार के मुखिया और उसके प्रमुख सूत्रधारों के मन पर भी प्रभाव डाल रही है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। सर, मैं गौरव कुमार बोल रहा हूँ, थाना औरंगाबाद से लगता है मेरा। 26 जनवरी को मेरे भाई का एक मर्डर हुआ था, लेकिन पुलिस ने जबरदस्ती उसको
एक्सीडेंट बना दिया। आप 2 बार पहले भी ये खबर चला चुके हैं सर। लेकिन यूपी की पुलिस कब जागेगी और उसके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? यूपी की पुलिस ने पैसे लेके इसमें कुछ कार्रवाई नहीं की, एक्सीडेंट बनाया सर जबरदस्ती। बिल्कुल, ऐसी तमाम घटनाएं देश में ये व्यवस्था का विषय है। और आप जानते हैं कि अभी भी ऐसे जो सिस्टम हैं, भले योगी बदले हैं, पुलिस अभी नहीं बदली है, और इसलिए तमाम जगह पर ऐसे जो कारनामे चल रहे हैं। अब तो एक व्यक्ति है, देश भर में ऐसे तमाम हजारों केसेस विभिन्न जगह पर हो रहे हैं। बात एक्सीडेंट दिखा देना किसी मर्डर को, या जेल में लोगों को लंबे समय तक सड़ाना, ये मानवता के खिलाफ है। और इसलिए मानवता के दृष्टिकोण काम करने वाली सरकारी मशीनरी में आए, उसका वो संवेदनशील बने, ये इसके लिए ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि मोदी जी देश वालों को, विदेश वालों को जो योगा करवा रहे हैं, मेडिटेशन करवा रहे हैं, सोच बदलवा रहे हैं, ये सरकारी सिस्टम की सोच बदलने के लिए उनके ऊपर ऐसे विभिन्न प्रयोगों की सख्ती भी करना ज़रूरी है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद प्रभु जी। बोलिए। प्रभु जी, हमारे को पॉपुलेशन कंट्रोल जो है उसको करना बहुत जरूरी है। जो विशेष वर्ग है एक तरीके का, जिसकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, और भी पॉपुलेशन की जो समस्याएं हैं उसको अगले कुछ समय में मोदी जी अगर मतलब कंट्रोल करवाएं तो ये भी एक बड़ी भारत के लिए उपलब्धि होगी। जय हिंद। बिल्कुल सही कहा है आपने। और हिंदुस्तान के जनता के मन में भय है कि ऐसा ही डेमोग्राफिक चेंज होता रहा तो 15 साल 25 साल बाद इस हिंदुस्तान का क्या होगा। और जो स्थिति डेमोग्राफिक बदलाव जहाँ जहाँ पर हुआ है वहाँ पर उत्पन्न हो रही है, जिसको कि हम तमाम जगह पर मिनी पाकिस्तान के रूप में आपके सामने दिखा चुके हैं, ये भी दूसरे तरफ जाने वाली लोगों के सामने स्थिति है। और इसलिए इस पर भी सरकार को नीतिगत निर्णय करना जरूरी है। क्यों नहीं ऐसा हो सकता? अगर दुनिया के बाकी देशों में हो सकता है तो हिंदुस्तान में भी हो सकता है। और सरकार का प्रमुखता का यह एजेंडा होना चाहिए। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। हेलो। हाँ हेलो, क्या कहना है आपको? जय हिंद। मैं द्वारकानाथ मोदी, अनगुल, उड़ीसा से बोल रहा हूँ। बोलिए मोदी जी। ये MP MLA जो पेंशन इनको मिलता है उसके ऊपर मेरे को बोलना है कि भाई इनको पेंशन क्यों दिया जा रहा है? जो 1 महीने के लिए भी अगर MP बन गया उसको पेंशन दिया जा रहा है। वो लोग इतना पैसा मिलता है, अनगिनत सुविधाएं मिलती है उनको, उसके बाद भी उनको पेंशन क्यों दिया जाता है? इसके ऊपर मेरे को आपत्ति है। बिल्कुल, लाल बत्ती तो अब बंद हो गई है, अब और भी कुछ चीजें बंद हो रही है। संसद के अंदर सब्सिडाइज जो खाने की थाली थी उसका भी रेट बदला है। अब विधानसभाओं में भी ये बदलाव आ रहा है। आने वाले दिनों में ये होगा। लेकिन मेरा एक मानना है, राजनीतिक क्षेत्र में अच्छे लोग आए, टिके रहे और वो भ्रष्टाचार न करे, इसलिए उनको पर्याप्त उनका उपजीविका का साधन समाज ने देना जरूरी है। हम ऐसी स्थिति जब पैदा करेंगे तब इस देश में उद्योगपति, डकैत, चोर, लुटेरे या बड़े बड़े राजनीतिक परिवारों के लोग ही जो सत्ता में आते हैं, इस परंपरा को हम तोड़ पाएंगे। तमाम कई देशों में यह व्यवस्था है और हमारे यहाँ पर भी इस व्यवस्था को चुनावी सुधार के साथ, बाकी राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ बदलने की आवश्यकता है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। सर, थाना औरंगाबाद से बोल रहा था। हाँ सर, हम कह रहे थे योगी सरकार से, मोदी सरकार से हमारी अपील है कि ये पुलिस वालों को कब चलिए डबल कॉल नहीं करे कृपया, अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? चलिए, कॉलर से शायद संपर्क टूट गया। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे बिंदास। कितनी अच्छी बातें हो रही है, कैसे देश भर के विभिन्न कोनों से लोग कॉल करके सरकार को एजेंडा बता रहे हैं। ये प्रोग्राम मोदी जी आए थे तब भी कर चुके हैं, पिछले साल भी कर चुके हैं, और ये प्रयोग है जो देश के आम आदमी की इच्छा अपेक्षा और सरकार के नीति निर्धारण में प्रत्यक्ष सहभाग का
एक अच्छा उदाहरण है। हम देश के तमाम मीडिया को भी ये कहेंगे कि आप भी ऐसा प्रयोग करिए और हिंदुस्तानियों की क्या राय है, क्या इच्छा है, क्या वो चाहते हैं, सरकार तक अपनी बात को पहुंचाइए। और इसलिए आज हमने किसी पॉलिटिकल गेस्ट को नहीं बुलाया। कॉलर के पास चलते। जय हिंद। हेलो, बोलिए। जय हिंद साहब। क्या कहना है? क्या कहना है साहब? कहना ये है, हमारे देश के युवा इतने ग्रेजुएट पढ़े लिखे लोग बेरोजगार ढूंढ रहे हैं। मेरी मोदी जी से, योगी जी से एक ही प्रार्थना है, इन लोगों को रोजगार दें। धन्यवाद। रोजगार की दिशा में विभिन्न प्रकार के काम होने चाहिए। मोदी सरकार ने मुद्रा वाला काम तो किया ही है, जो कि जॉब सीकर के बजाय जॉब क्रिएटर के तौर पर उन्होंने उसको प्रोजेक्ट किया है। फिर भी हर हाथ को काम और हर हाथ को काम और हर काम को हाथ, इस सूत्र के साथ अगर विभिन्न योजनाओं को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और ये भी देखा जाए को अशिक्षित जो है उसके लिए भी क्या है, शिक्षित जो है उसके लिए भी क्या है और उच्च शिक्षित जो है उसके लिए भी क्या है, मल्टीपल लेवल पर अगर इसका काम होता है तो निश्चित तौर पर ये एक अच्छा सुझाव प्रत्यक्ष क्रियान्वित हो सकता है। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। आप लाइव में जुड़ चुके हैं, क्या कहना है? चलिए दूसरे कॉलर के पास चलते। हम कहेंगे कि टीवी पर तुरंत अपनी बात सुनने के बजाय इसको रिपीट टेलीकास्ट में रात को 11 बजे सवेरे 9 बजे देखें। आपका कॉल कुछ सेकंड डिले आता है, इसलिए कॉल कनेक्ट होते ही डायरेक्ट बात करें। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो। बोलिए। हेलो हेलो। बोलिए। हाँ, ये ब्लू फिल्में जो आती हैं यूट्यूब पे, नेट पे जो आती हैं, उसको बहुत ज्यादा जरूरी है बंद करना। कारण क्योंकि हमारे युवा उस पे, सबके पास मोबाइल है और लगता है कि एक प्लानिंग के तहत उन युवाओं को के दिमाग को कुंठित करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा है। और आपको मैं तो कहता हूं कि बीएसएनएल भी सिम बेचता है, तो उसके साथ एमटीएनएल, बीएसएनएल जैसी सरकारी कंपनियां भी ऐसे ऐसे फोटो वीडियो की लालच के एसएमएस लोगों को भेजते हैं कि इसको खोलिए और ऐसी मॉडल देखिए, ऐसा देखिए, वो देखिए। प्राइवेट कंपनियां तो कर ही रही है और तमाम इंटरनेट पर बेचने वाले लोग बैंडविड्थ बेचने के लिए इंटरनेट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो, इसलिए लोगों को ज्ञान और जानकारी का साहित्य देने के बजाय उनके सामने अश्लील साहित्य को, ब्लू फिल्मों को, पोर्न को भेजते हैं। इसके खिलाफ हम पहले भी एक बिंदास बोल कर चुके हैं, जिसमें हमने कहा था कि क्या हिंदुस्तान को पोर्निस्तान बनाया जा रहा है। इस विषय पर सरकार को बड़े ही कठोरता के साथ ये निर्णय करना पड़ेगा, क्योंकि जब बातें कोर्ट में गई तो लोगों ने कहा कि भाई आज़ादी है, जो जो देखना चाहता है देखे, उसका जो नुकसान होता है वो समझता है। लेकिन ऐसा बड़ों को नहीं सोचना चाहिए। जैसे घर का बड़ा व्यक्ति घर का छोटा अगर गलती कर रहा है तो उसकी गलती दुरुस्त करता है, उस पर नहीं छोड़ता। सरकार को भी ऐसे निर्णय करने पड़ते और अन्य विषयों में वो करती है। और इसलिए तमाम नशा की चीजें भी अगर वो बैन करती है, कई देशों में ब्लू फिल्में, अश्लील फिल्में अगर बैन है तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो सकती है। और इस दिशा में आगे बढ़ना इसलिए भी जरूरी है। इस कॉलर ने जो बात कही, इस देश के युवाओं को भटकाने का एक बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि इस देश की युवा शक्ति बड़े मात्रा में आज युवाओं के हाथ में है। और किसी भी देश का भविष्य उस देश के युवाओं के दिमाग में क्या सपने हैं, दिल में क्या प्रेम है और उनके कदम किस दिशा में चल रहे, इस आधार पर उस समाज की प्रगति और राष्ट्र का विकास होता है। ये बातें अगर हम आज के देश के युवाओं के लिए टैली करके देखें तो आज के युवाओं के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सपना है, उनके दिल में हिंदुस्तान के लिए प्रेम है या केवल खुद के करियर के ही विचार में वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, या कटोरा लेकर सरकार कुछ करे इसके लिए खड़े हैं। और उनके जो कदम हैं वो कदम क्या राष्ट्र के पथ पर है, या उनको नक्सलवाद के बहाने, उनको आतंकवाद के बहाने, उनको जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी से, जादवपुर जैसी यूनिवर्सिटी से भटका कर देश के विरुद्ध खड़ा करने की दिशा में तो नहीं जा रहे। और नहीं ये सब कुछ हो पाया तो पोर्निस्तान बनाने की तरफ तो लेकर जा ही रहे हैं। इसलिए इसको बहुत गंभीरता के साथ, इस शो के अति महत्वपूर्ण टॉप 5 मुद्दे में से एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये जो कॉलर ने, अभी महिला कॉलर ने बात करके कहा है, इसको मैं मानता हूं, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं और पूरे देश ने सरकार का इसके लिए फॉलोअप करना चाहिए। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सुदर्शन न्यूज पे आपका जो न्यूज है बहुत अच्छा चल रहा है और मैं पिछले 1 हफ्ते से देख रहा हूँ, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो मोदी सरकार जी के जो
2 साल रह रहे हैं, उसमें शिक्षा की तरफ ध्यान दें और संतरी से लेके मंत्री तक का बच्चा एक ही स्कूल में पढ़े, एक ही शिक्षा पद्धति हुई थी। ऐसा कर दें तो शिक्षा ही हर चीज की जड़ होती है और शिक्षा से ही विकास का फूल खिल सकता है। बिल्कुल, और मैं इस पर भी अपनी राय रखता हूं, क्योंकि हम भी कैसा हो मेरे देश का मेरा हिंदुस्तान कैसे हो, मेरे सपने का हिंदुस्तान क्या है, इस पे विभिन्न विषयों पर राय रखते हैं। और बिंदास तो अब 950 के आसपास बिंदास बोल हो चुके हैं, जल्दी 1000 एपिसोड हम पूरे करने जा रहे हैं। और ऐसे में ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं जो बिंदास में नहीं आया है। शिक्षा, इस विषय पर मेरा मानना है कि शिक्षा सबके लिए कंपलसरी मुफ्त होनी चाहिए। शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, जैसा कभी बैंकों का हुआ था। शिक्षा मेनू कार्ड के आधार पर, ठेले पर अलग रेट में, एक सड़क के किनारे अलग रेट में, होटल पे 3 स्टार में, 5 स्टार में, 7 स्टार में, ऐसी नहीं बिक सकती। इस देश के हर व्यक्ति को, इस देश में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को उसके आर्थिक स्थिति के आधार के बगैर उसके प्रतिभा को उतना ही मौका मिलना चाहिए, उतना ही ज्ञान उसको लेने का अधिकार है जितना किसी गरीब अमीर के बेटे को है। और इसलिए गरीब का बेटा, अमीर का बेटा एक जगह पर पढ़े। जो आज इतने प्राइवेट एजुकेशन का इंस्टीट्यूट खड़े हैं, इतने संस्थान खड़े हैं शिक्षा के, इनको राष्ट्रीयकृत किया जाए, उनकी बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू तय की जाए, उनको पैसा दिया जाए। मोदी सरकार अगर नोटबंदी कर सकती है तो ये भी कर सकती है। हिम्मत वाला प्रधानमंत्री ही ये कर सकता है जो हिम्मत मोदी में है। और इसलिए मोदी जी को मैं कहूंगा, इस देश के शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करिए और एकदम गरीब दिहाड़ी मजदूर भी जो है उसके यहाँ भी जन्म लेने वाला बेटा प्रधानमंत्री बन सकता है। ऐसा माहौल देश में अगले 50-25 साल तक रहे, इसलिए मार्केट को शिक्षा पर हावी नहीं होने देना चाहिए और इसलिए इसका राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ जी सर, ये ना मेरे भाई का मर्डर हुआ था। हेलो, चलिए, शायद कनेक्शन प्रॉपर नहीं है। हमने आज आपके सामने इस मुद्दे को रखा। आज हमने अपना भी पैकेज नहीं दिखाया। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान बोले। मैं रिपीट करना चाहता हूं, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूं कि नहीं बोलेंगे तो कौन सुनेगा, नहीं सुनेगा तो कन्विंस कैसे होगा, कैसे मानेगा, और अगर नहीं मानेगा तो साथ कैसे आएगा। इसलिए बेखौफ होकर बोलिए, लोग सुनेंगे, आपकी बात को मानेंगे और मानकर आपके साथ चलेंगे, एक नया हिंदुस्तान बनाएंगे। और इसलिए बिंदास बोलिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।